नमस्कार पुण्यश्लोक के शो में आज हमने देखा बहुत ही हसीन पल। बहुत अरसे से उम्मीद थी, आस थी कि हाँ कभी तो ये पल आएगा। जी हाँ, पिता पुत्र मल्हार राव सूबेदार जी और युवराज खंडेराव गले लगेंगे और दिल से गले मिलेंगे दोनों एक दूसरे के लिए। वाकई में बड़ा अच्छा लगा। शो की शुरुआत बात करते हैं। शो की शुरुआत होती है, एक पंडित जी होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं जंगल के बीच में, और देवी अहिल्या वहाँ पहुँच जाती हैं। युवराज खंडेराव साथ में होते हैं, सहेली रेणु और परीक्षित साथ में होते हैं। प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रणाम, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरे सहेली हैं, ये परीक्षित भाव जी, ये दोनों जो हैं शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पंडित भी मुस्कुरा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। देवी अहिल्या की खुशी चेहरे पर उनके खैर काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि हम इन दोनों के वैवाहिक जीवन की, खुशहाल वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करने आए हैं। और फिर पूजा जो थाल है आगे बढ़ाती हैं उनकी तरफ में। अब वो पंडित जी कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में आया, कुटिया में जा रहा हूँ, फिर आके आशीर्वाद देता हूँ उनको। कहते हैं जी ठीक है, और पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। रात के अंधेरे में अपने कदम जो आगे आगे बढ़ाए जा रहे होते हैं। युवराज खंडेराव भी काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। दिवेला कहती हैं कि इतनी ज़्यादा दूर तो नहीं है कुटिया उनकी, पास में ही, भी इतना वक्त क्यों लग रहा है। और वो मेरे ख्याल से मतलब साफ था कि वो षड्यंत्रकारियों से मिला हुआ है। आंखों ही आंखों में अंदेशा उन्होंने इशारा जो है दे दिया था कि हाँ अब तुम अपना काम कर सकते हो। और वहाँ पर दूसरी तरफ देवी अहिल्या की सासूबाई बाबा साहेब यानी बड़े सूबेदार जी कक्ष में जाती हैं, और वो कहते हैं गौतमा, वो कहती हैं चिंता मत कीजिए, कोई मतलब शिकायत करने नहीं आई हूँ। और कहती हैं गंगूबाई तात्या के पास में एक संदेश आया है, पेशा जी ने पहुँचाया है। वो कहती हैं संदेश, कहते हैं हाँ वही होगा जो इस वक्त सबके गुस्से का कारण बना हुआ है, रेणु और परीक्षित की शादी, विवाह विवाह। अब चिंतित तो पहले से थे, मगर चिंता थोड़ी और बढ़ा देती है गौतम सरकार ये बात कह करके बड़े सूबेदार जी की। खैर फिर बड़े सूबेदार जी के कक्ष में वो लोग आते हैं। उससे पहले दिखाते हैं देवी अहिल्या चिंतित दिखाई दे रही होती है। जंगल में आग जल रही होती है, चारों तरफ रोशनी होती है, और परीक्षित और रेणु जो हैं थोड़े आश्वस्त थे, क्योंकि हाँ युवराज और देवी अहिल्या उनके साथ में है। और वो देवी अहिल्या कहती है बड़ी देर लगा दी पंडित जी ने, मतलब इनकी कुटिया भी यहीं कहीं पास में ही, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं वो। युवराज कहते हैं कि हम देख करके आते हैं, और फिर वही होता है जिसको वो लोग चाहते थे। युवराज खंडेराव कहते हैं परीक्षित तुम यहीं रुको, क्योंकि देवी अहिल्या और रेणु वहाँ अकेली थी, तो परीक्षित को वहाँ छोड़ करके वो चले जाते हैं। और फिर महल में दिखाते हैं कि सूबेदार जी जो संदेश आया है उनके पास में पढ़ रहे होते हैं। गौतमबाई सरकार वहाँ पर होती हैं, गंगूबाई तात्या होते हैं, धना सरदार और गुनु जी भी वहाँ उपस्थित होते हैं। अब कहते हैं दरबार में जो निर्णय लिया गया है उसके संबंध में सारी सूचनाएं पेशवा जी ने पूरा जो ब्यौरा है वो मांगा है। और अब हम जानते थे, धना सरदार कहते हैं ऐसा ही होगा, हम जानते थे धर्म और समाज के विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे तो सवाल उठेंगे। हम जानते थे सरकार, हमें पता था, और हमें तो लगता है कि सरकार इस फैसले का असर जो है राजपूताना मुहिम पर भी पड़ेगा। कहते हैं कैसे। वो कहते हैं देखिए सरकार, आपके आदेश के अनुसार युवराज खंडेराव इस राजपूताना मुहिम के सेनापति बन करके जा रहे हैं, और जयपुर तक खबर भी पहुंच चुकी होगी कि विधवा विवाह करवा रहे हैं। और खंडेराव के मतलब सोच, लगन और उसकी सलाह मशवरा को कितनी गंभीरता से लेंगे देखने वाला बात होगी। फिर वो कहती हैं कि पेशवा जी और जयपुर के ईश्वरी सिंह जी खंडेराव पर नाराज होंगे। गौतम सरकार चिंतित स्वर में कहती हैं खंडेराव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। सूबेदार जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो। और फिर वो कहते हैं कि हमें अपने सरदारों से ऐसी नकारात्मक और मतलब कायरता वाली बातें करना उम्मीद नहीं थी, हमें शोभा नहीं देता। वो कहते हैं कि जहाँ मतलब धुआं दिखा नहीं कि बस आग के चिल्लाने लगे, ये कायरता की निशानी है, बहुत गलत बात है। गुस्सा होते हैं मगर फिर थोड़ा शांत हो जाते हैं कि हाँ समझी भी हैं। और वो कहते हैं कि पेशवा जी ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ ब्यौरा मांगा है। तभी सैनिक कहता है कि सरकार, पेशवा साहब ने राजपूताना मुहिम की जो सारी जानकारी है वो भी मांगी है। गंगूबाई तात्या कहते हैं खंडेराव जी, युवराज खंडेराव जो हैं सेनापति हैं, तो वो भी वाड़े मौजूद नहीं हैं। गुनु जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम सारी आपको सेना जो है सूचना दे देंगे। वो कहते नहीं, सूबेदार जी कहते नहीं, जो युवराज हैं वही सेनापति हैं, तो इसका पूरा मान और जो भी बात होगी वही करेंगे, सब वही बताएंगे। फिर गौतम सरकार कहती हैं कि गंगूबाई तात्या आप इनके रहने का बंदोबस्त कीजिए और खाने पाने का बंदोबस्त कीजिए। ठीक है, उनको ले जाते हैं सैनिक को, और हाथ जोड़ करके गुनु जी धना सरदार भी वहाँ से निकल लेते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक बार तो गुस्सा आया था शेर को, हाँ कि हम हमारे पंजा भेड़िए के मुंह पे, मगर फिर थोड़ी उनको लगा कि नहीं समझी है, छोड़ो कोई बात नहीं। फिर वो कहती हैं गौतम सरकार के सरकार, यदि युवराज के हाथ से मौका चला गया उस मुहिम का नेतृत्व करने का, तो मैं कभी, वो कहती देखो हमने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा।
और पेशवा जी पर पूरा भरोसा है हमें। आखिर पेशवा जी ने ही तो खुद चुना है युवराज खंडेराव को इस मुहिम के लिए, और सत्ता के लिए या फिर राजनीति और समाज की बातों को कैसे अलग रखना है बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं पेशवा साहब। कोई बच्चों वाली बात नहीं है ये। आखिर खुद जो निर्णय लिया है उसको पीछे क्यों लेंगे वो। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जंगल में दिखाते हैं युवराज खंडेराव जो कुटिया उनकी तरफ जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में कुछ सैनिक, जो कि सैनिक तो थे ही, तलवारबाज थे अच्छे, वो झाड़ियों में से बीच में से निकलते हैं। कोई घास में छिपा हुआ था वहाँ से निकलता है और युवराज खंडेराव पर हमला बोल देता है। मगर वो कहते हैं कि सिर्फ हाथ में हथियार होने से कुछ नहीं होता, चलाना भी आना चाहिए और उसे संभालने का जो आपके अंदर जज्बा है वो भी होना चाहिए, दिल के अंदर ताकत होनी चाहिए। वो ताकत दिखाई युवराज खंडेराव ने और उन्हीं के हथियार उनके हाथों से छीन लिए और उनके प्रहार किए। युवराज खंडेराव अकेले उन पर भारी पड़ रहे थे, मगर जाहिर सी बात है हमें भी हो रहा था कि अब तक आवाज़ उन तक क्यों नहीं पहुंची, परीक्षित तक और देवी अहिल्या तक। और देवी अहिल्या चिंतित भी थी कि आखिर पंडित जी भी तक नहीं आए और युवराज खंडेराव को भी काफ़ी देर हो गई है। तब परीक्षित के कानों में कुछ आवाज़ पड़ती, वो कहती है कुछ खतरा है, मैं भी देख के आया। वो कहती हाँ आप जाओ, युवराज खंडेराव अकेले हैं। फिर देवी अहिल्या और रेणु वहाँ रुकती है, मगर रेणु को देख करके देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वो भी उनके पीछे चलती हैं, परीक्षित पीछे, और फिर देखती हैं युवराज खंडेराव पर हमला हो रहा होता है। तलवारबाजी हो रही होती है, तलवार उनके ऊपर बरस रही होती है और युवराज खंडेराव बड़े वीरता के साथ में, साहस के साथ में जो है लड़ रहे होते हैं और बराबर उनको जवाब दे रहे होते हैं। फिर परीक्षित भी आगे बढ़ता है और युवराज के साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ता है। देवी अहिल्या भी अपनी जो हाथ में मशाल होती है उससे 2-3 सैनिकों का सामना करती हैं। फिर युवराज खंडेराव अपनी तलवार उनकी तरफ फेंकते हैं और देवी अहिल्या हाथों में तलवार थाम लेती है। फिर तो वही कमाल उन्होंने करना था। जितने भी जो दुष्ट सैनिक उनके पास आए थे, जो हमलावर थे, सबको धूल चटा दी। और फिर तीनों मिल करके, रेणु अकेली रह जाती है, वो तीनों मिल करके लड़ते हैं उन लोगों से और मात खा करके भाग जाते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा लेते हैं वो लोग। और युवराज खंडेराव भागना चाहते नहीं उनके पीछे पीछे, क्योंकि देवी अहिल्या और रेणु वहाँ पर उपस्थित थी। तो ऐसे माहौल में जब यूँ छिप कर लोग वार कर रहे हैं, उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़ना उन्होंने सुरक्षित नहीं समझा, उचित नहीं समझा। और फिर महल में दिखाते हैं, वाड़े के अंदर होते हैं, युवराज खंडेराव के कपड़ों में थोड़े मिट्टी लगी होती है और माता जी तो चिंतित हो ही जाती है बच्चे के लिए। गौतम सरकार काफ़ी चिंतित होती है और कहती है मुझे पता था ये सब इसी वजह से हुआ है, इस पुनर्विवाह की वजह से हुआ है। युवराज खंडेराव के बाबा साहब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि पहले तो काफ़ी देर तक चुपचाप सुनते रहे वो कि कहाँ कौन क्या कह रहा है। देवी अहिल्या कहती है ऐसा नहीं था, दरअसल उन्होंने हमला किया है और वो तो कि हट्टे कट्टे थे, तलवारबाज थे। आम आदमी जो है तलवार नहीं चला सकते इतनी अच्छी तरीके से, पकड़नी भी नहीं आती बल्कि, और वो तो अच्छे से चला रहे थे। फिर जो गुनु बा और गुनु जी और उनके धना सरदार जो होते हैं वो तो चाह रहे थे खैर कुछ ऐसी बातें हो, मगर उनकी विपरीत बातें होती हैं। और जो चिंतित थी उनकी चिंता को दूर करते हैं, शंका को दूर करते हैं बड़े सूबेदार जी, और कहते हैं गौतमा ऐसा नहीं है, और देखो हमला युवराज पर ही हुआ है। वो फिर पूछते हैं कि युवराज तुम बताओ आखिर क्या हुआ था। वो कहते हैं ऐसा ही लग रहा था, अच्छे तलवारबाज वो लोग थे और हट्टे कट्टे थे। तो कहती हैं कुछ डाकू होंगे, लेकिन कुछ भी हों, लेकिन डाकू थे तो उन्होंने लूटा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं किया, वो गहने चुरा सकते थे, ये कर सकते, वो कर सकते थे। चिंतित थी माता, तो उसी प्रकार की बातें कर रही थी। तो कहते हैं युवराज खंडेराव ऐसा नहीं है और कोई अपशगुन की बात नहीं हुआ करती, और जो सैनिक होते हैं उनके जीवन में तो इस तरह के पल आते रहते हैं और ये कायरता वाली बातें हुआ करती हैं, डरने वाली बात नहीं इन चीज़ों में होती, क्योंकि सैनिक है तो फिर लड़ाई तो होगी ही, चोट तो लगेगी, घाव तो लगेंगे ही। और देवी अहिल्या कहती पहले जो पत्थर जिन पे आया था बरसे थे उसमें बीच में खुद आ गए थे, इनके ऊपर हमला नहीं हुआ था। हाँ आज जो है वो सोची समझी चाल लग रही थी, क्योंकि रेणु पर तो हमला हुआ ही नहीं, हमला युवराज खंडेराव पर हुआ। तब शंका को विराम देते हैं और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़े सूबेदार जी कहते हैं कि ये गद्दारी है। सब हैरान रह जाते हैं, गद्दारी? कहते हैं ये गद्दारी है और हमारे बेटे पर हमला हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे, पाताल लोक से भी उन लोगों को निकाल कर ले आएंगे। युवराज खंडेराव कहते हैं पकड़ तो मैं भी लेता वापस आए, मगर फिर अहिल्या और रेणु वहाँ पर थी तो रात के समय में उनको भागना, उनके पीछे पीछे भागना ठीक नहीं, उचित नहीं समझा। हाँ अगर एक भी पकड़ में आ जाता तो सारा भेद खुल जाता कि कौन वो लोग हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम ढूंढ निकालेंगे और हमें तुम पर गर्व है। और जैसे ही वो ये कहते हैं छोटे सूबेदार जी को बड़े सूबेदार जी बात की हमें तुम पर गर्व है, और सीने से लगाते हैं और दोनों पिता पुत्र अच्छे से गले मिलते हैं। गौतम सरकार भी चैन की सांस लेती है और बड़ी खुश नज़र आती हैं वो भी, और दो लोग बहुत ज़्यादा पसीने छूट जाते हैं। जो उन्होंने कहा कि गद्दारी है, और गद्दारी का मराठा साम्राज्य को जो आप तो जानते हैं गौतम सरकार कि ये जो है अभिशाप मिला ही हुआ है गद्दारी का। हालांकि हमारे बल्कि पूरे भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो गद्दारी लोग करते आए हैं, भीतरघात करते आए हैं। इसी वजह से हमने कि इतनी हार देखी है, इतने बुरे दिन देखे हैं। भारतवर्ष में ना सोने की चिड़िया हुआ करता था और लोग बड़े ईमानदार ताकतवर भी हुआ करते, मगर कुछ लोग भीतरघात यहाँ पर कर ही दिया करते थे। अब काफ़ी शंका दूर हो चुकी है दोनों पिता पुत्र की, दोनों गले मिल चुके हैं और सासू बहू की भी चिंता दूर हो गई है। मगर चिंता ये भी है कि राजपुतना मुहिम है और
तैयारियां भी करनी है और शादी का प्रस्ताव युवराज खंडेराव के पिताजी ने कह दिया कि शादी रेणु और पृथ्वी जो है कल ही होगी, ना टलेगी ना रुकेगी, कल ही होगी और बाड़े में ही होगी।